लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगी। और ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, और दिल कहता है देख लेंगे, और दिल कहता है देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का जो गणित का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, मतलब जो यूपी बोर्ड ने खुद लॉन्च किया है इसको, ये पूरा पेपर बताने वाला हूँ, इसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, कैसे आप इसको हल करेंगे। आपको सारा कुछ ये जानकारी है कि 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक सारा कुछ, मैं इस सब बातों को नहीं बताने वाला क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। अब मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, एलसीएम दिया गया है और एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको मालूम होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएम गुणे एलसीएम, मतलब इन दोनों 60 गुणे 3 कर देना है और इसमें 12 का भाग दे देना है। भाग देंगे तो आएगा 12 पंचे 60, क्या आएगा 12 पंचे 60 और पंक्ति 15, 15 आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार ये 15 वाला आपका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा। एक नंबर आपको इस प्रकार मिल जाएंगे जब भी कहीं पर भी आपको दिया गया है, लासा और गुणमासा दिया हो और एक संख्या दी हुई, तो इसको नीचे रखेंगे और ऊपर लासा और मासा गुणा करेंगे, आपकी संख्या आ जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए आप एक परिमेय संख्या लीजिए, मैं ले लेता हूँ 2, ये एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में √3 ले लेता हूँ। अगर इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 2√3। ये भी एक क्या होगी, सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। कभी भी आपको लगे कि हाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों लिया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तब भी वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय ही हो जाएगी। परिमेय और अपरिमेय में कुछ भी संबंध बनाएंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है कि रेखा युग्म जो है x+2y -5 बराबर 0 और 4x+8y -20 बराबर 0 के हल होंगे। मतलब कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, एक हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या 2 हल होंगे। इसका हल करने के लिए मैं एक स्पेशल तरीका बताता हूँ कि आपको a1/a2, देखो x का और x का मान जो है ना उसको बटे में रखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा मान के बटे में रखेंगे। ऐसे ही तुम्हें तीसरे मान के -5/20 ऐसे रखेंगे, -20 है ना। ठीक है, अब इसको काटेंगे, इससे भी इसको देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2 ऐसे रखेंगे। तो अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये 4 आएगा, इसको इससे काटेंगे तो ये भी 4 आएगा, क्योंकि 5 चौको 20 होता है। ठीक है, ये कट गया। तो ये टोटल क्या है, 1/4 बराबर 1/4 और 1/4, मतलब यहाँ पे सभी पद क्या है, बराबर हैं। अगर हमारा अद्वितीय हल होने का तरीका ये था कि a1/a2 और b1/b2 ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए थे, और अपरिमित रूप से अनेक हल होने की चांस ये है कि सारे के सारे a1/a2, b1/b2, c1/c2 सभी समान होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। और कोई हल कब नहीं होते हैं, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाता है, a1/a2 और b1/b2 के बराबर होता है, बट c1/c2 बराबर नहीं होता है, तब होता है कोई हल नहीं है, और 2 हल कभी नहीं होते। ठीक है, ये हुई। अब देखो ये वाली संख्या, ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 आ जाता है। 70 और 125 को विभाजित करने पर, मतलब इसको अगर इसमें से भाग देंगे, कोई भी ऑप्शन ले लेंगे, इसमें भाग देंगे तो पहले बार 70 में भाग देंगे तो 5 आना चाहिए शेषफल, और 125 में दिया जाए तो 8 आना चाहिए शेषफल। तो ऐसी कौन सी संख्या, देखो इतनी बड़ी संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि इनका इसमें भाग ही नहीं जा सकता, इस संख्या का भाग इसमें नहीं जा सकता है। बट ये 65 का भाग यहाँ पे जा सकता है, एक बार जाएगा ना, फिर भी 5 शेषफल आएगा, और 65 का भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 130, तो नहीं जा पाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट। देखो 13 का भाग यदि 65 में 70 में देंगे, 13 × 5 = 65 आएगा, 5 शेषफल, तो ठीक बात है। यहाँ पर भी 13 का भाग 13 × 9 = 117 होता है ना, तो 117 यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 8 आएगा। तो ये सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आपको ऐसे आ रहा तो ऐसे कोई तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के प्रथम पहला 3, दूसरा 6, 9, फिर हो जाएगा आपका 12, फिर हो जाएगा आपका 15। यही तो 3 प्रथम 5 गुणज हैं, इनका योग करना है। आप इसमें एपी भी लगा सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता होता कि ए का मान, एपी मतलब समांतर श्रेणी, ये ए का मान कितना है 3 है, और डी का मान आपका जो सार्वंतर है यहाँ पर भी 3 का है, और कुछ एन का मान कितने हैं 5 पद हैं। अब योग निकाल लेते आप,
बट आपको करना क्या है कि अब पता है कि 5 पद तो ऐसे लिख लेना है। 15 देखो 6 3 9 9 9 18 18 अगर 20 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। 30 और 30 15 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका भी सही जवाब हो जाएगा। इसको जोड़ना ही तो था। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले इसके हमें व्युत्कर निकालने होंगे। व्युत्कर का मान ये होता है, ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान। व्युत्कर जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये कह रहा है व्युत्कर शून्य है समीकरण का, तो पहले निकालेंगे। तो बी स्क्वायर, बी का मतलब 4 है, वो माइनस का 4 का वर्ग। ठीक है, बी का मान कितना है, माइनस का 4 है। और यहाँ पे 4 गुणे 4 गुणे ए का मान यहाँ पे 2 है, 2 रखेंगे। सी का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये 4 चौको 16 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको गुणा करेंगे, 4 3 12 12 24, और घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 8। कितना आएगा, माइनस का 8। अब माइनस का 8 देखो, जब भी माइनस का 8 आया, ये इसका मतलब व्युत्कर क्या है, शून्य से छोटा है ना। शून्य से क्या है, छोटा है। देखो कोई मूल नहीं है, व्युत्कर शून्य से कम है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखेंगे कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो हाँ बात सही है, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे ना इसके मूल, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। शून्य तो है नहीं, ये तो गलत है। समीकरण के वास्तविक मूल है, ये भी नहीं, क्योंकि ये प्लस में अगर चिन्ह आता, प्लस में कोई आता डी का मान, व्युत्कर का मान, तो मानते कि हाँ मूल वास्तविक होंगे। तो उत्तर कौन सा सही होगा, तो उत्तर आपका ए कामा बी दोनों ही सही होंगे। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन आपको दिखेंगे लास्ट में। ठीक है, छठवें क्वेश्चन का जो ये है, इसका ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ मैं। तो ये देख लो, आपके ऑप्शन ऐसे थे। उसमें ऑप्शन ये था कि ए और बी दोनों सही थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछने का नया तरीका है कि आपको दिया जाएगा 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से जितने भी ऑप्शन सही होंगे आपको कर देंगे। या सी डी सही हो जाए तो सी डी को मार देते हैं, अगर ए डी सही होता है ए डी को मार देते हैं, अगर केवल ए सही होता तो ये केवल ए को भी मार दिया जाता निशान। अब देखो ये कह रहा है कि ए ओ बी सी एक आयत के विकर्ण, आयत के शीर्ष है। मान लो ये आयत है ए ओ बी सी। ए के निर्देशांक 0,3 है, और ऐसे बी के निर्देशांक जो ओ के निर्देशांक 0,3 है, और इसके बी के निर्देशांक 5,0 है। इसका विकर्ण चाहिए। विकर्ण मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है आपका सूत्र, x1 माइनस x2। 0 से हम 5 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही हम 3 से 0 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर, यही होता है सूत्र। अब यहाँ 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 25 ना हो जाता आपका 34, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीके वाले क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आपको मालूम है। अब देखो एक मूल दिया है, मतलब x का मान दिया गया है, तो x का मान यहाँ पे रख दो। जहाँ पर x स्क्वायर लिखा उसके जगह पर 1/2 रखेंगे, इसका वर्ग करेंगे, प्लस जहाँ पे 1/2 x लिखा हो वहाँ पे 1/2 यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखो 1/2 का मतलब यहाँ रखेंगे 1/2, तो ये k में गुणा कर देंगे तो k ही रह जाएगा ना, 1 में, और बटे में 2, और माइनस 5/4 तो पहले से ही है, कितना है 5/4 बराबर 0। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये k/2 ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, यहाँ पे माइनस का 5/4 बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब यहाँ पे k/2 को आपको इधर ही रखना है, और सारे पक्षों को उस पक्षों में परिवर्तित करना। देखो ये 5/4 है, इधर माइनस में, उधर क्या है में जाएगा, प्लस में जाएगा 5/4, और ये 1/4 है प्लस में, इधर जाके आगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये k/2 आपका, और ये आपका यहाँ से घटाएंगे तो 4 लासा आएगा। यहाँ पे 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 घट के आएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में था, इधर गुणे में हो जाएगा, तो k बराबर 2 आया। तो k बराबर 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको मिल रहा, तो 8वां क्वेश्चन का जवाब भी यही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समरूप कब होते हैं, कंडीशन दी गई है त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि यदि इनके संगत कोण बराबर हो तो समरूप होंगे। ठीक बात है, संगत कोण बराबर होंगे समरूप हो जाते हैं, तो आपको मालूम है। ये होता है एस एस वाला, सॉरी संगत कोण वाला, साइड साइड नहीं, एंगल एंगल वाला अगर होगा संबंध तो भी कसौटी ये वाली सिद्ध हो जाएगी, तो भी बराबर होंगी। अगर इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात मतलब समानुपाती में होती हैं, समानुपात में होती हैं, तब भी समरूप होता है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही। दोनों ऑप्शन का सही होने का मतलब ये है उपयुक्त में से दोनों, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। ठीक है, कौन सा, उपयुक्त में से दोनों। अब आपको लग रहा होगा कि सर जी आप ऐसे बता क्यों रहे हैं, तो पहले सुन लो मेरी बात कि आपसे मतलब आपको मालूम चला
कि यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही तीसरा सही होगा। क्यों? क्योंकि उपयुक्त में दोनों ऊपर जो दोनों दिए गए हैं ना, दोनों के दोनों सही हैं आपके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी कहीं पर आपको ऐसा सवाल दिखाई दे कभी भी, तो आपको क्या करना, पहले देखो एंगल सी जो है आपका 90 डिग्री है, ये यहाँ पर ए नंबर 90 डिग्री मान लेंगे, ठीक है। और ए और बी तो आपको दिया गया है, ए इसको मान लेंगे, बी और इसको मान लेंगे, ठीक है। यही तो दिया गया है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री फिक्स है। ए सी का मान आपका 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, केवल 3 लिख देने से कोई दिक्कत नहीं होगी ना, नहीं होगी, ठीक है। और बी और सी का जो मान है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, हमें ये भुजा चाहिए और इसी का आधा चाहिए हमें। तो पहले हम ये भुजा निकालते हैं, तो ये भुजा कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा 90 डिग्री सब सामने वाली कर्ण भुजा। तो कर्ण भुजा का अगर निकालेंगे तो ये क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और कर्ण का आधार का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 9 16 25 हो जाएगा, 25 को बाहर निकालेंगे तो केवल 5 आएगा, ठीक है। 9 16 25, 25 से 5 बाहर आया, तो ये लंबाई जो होगी ये आपका 5 होगा। अब कहे क्या रहा है कि जो सी है ना, सी का मध्य बिंदु चाहिए, सी से जाने वाली माध्यिका की माप चाहिए। तो इसका मतलब 5 जो है ना, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी माध्यिका चाहिए थी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की आधा दूर वाला चाहिए था, ये चाहिए थी। तो इसमें हम भाग दे देंगे आपका ये वाली भुजा में, तो आपकी माध्यिका आ जाएगी, तो ये आपका 2.5 आ जाएगा। मतलब 5 में अगर 2 का भाग देंगे तो 2.5 दूना 5 तो होता है ना, वैसे भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, समझ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को आप बहुत लंबा करके भी कर सकते हैं, और मेरी जो बताई हुई एक ट्रिक का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं। देखो मैं इसको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी कहीं ऐसा लगे तो आपको 0 डिग्री रखना है, जब भी साइन कॉस दिखे तो 0 डिग्री रखना है। यहाँ पे साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1 आएगी, बट यहाँ पे दिया कितना है, 1, तो 0 डिग्री नहीं होगा। तो अब रखेंगे साइन 90 डिग्री का मान, क्या रखेंगे, साइन 90 डिग्री मान। थीटा की जगह 90 डिग्री रखो, यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, इसका मतलब 90 डिग्री पर ये सूत्र हमारा फिट हो रहा है। तो ऐसे ये भी हमारा 90 डिग्री पर फिट होना चाहिए। तो यहाँ पर रखो 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 है, यहाँ पे 90 रखेंगे तो 1 की पावर 4 हो जाएगा ये, और 4 हो जाएगा, और ऐसे कॉस की 0 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये 1 का वर्ग कितनी भी बार करो वो 1 ही आएगा आपको वैल्यू, ठीक है। तो कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते थे, आप खुद ही सोच सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब देखते क्वेश्चन नंबर हमारा है 12वां क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिए। 12वां क्वेश्चन में ये दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। यदि आप देखो अब a की वैल्यू चाहिए, तो हम a की जगह पर मान रख देते हैं ना 0, a की जगह पर 0 रखो, तो ये साइन 0 हो जाएगा ना। दो देखो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0, ठीक है। और यहाँ पे साइन 0 का मान, a के मान यहाँ पे भी चाहिए, साइन 0 का मान 0, और 0 को 2 में गुणा करेंगे तो भी 0। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पक्ष बराबर हुए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आप 30 रख के देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। आप 45 रख के देख लीजिए, दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। आप 60 एक की जगह पर रख के लिए देख लीजिए, तो 60 भी बराबर नहीं करेगा, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट बराबर करेगा। कोई बात की दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलिए अब देख लेते, देखो टैन थीटा बराबर 3/4 दिया गया है। टैन का जो ऊपर होता है लंब होता है, नीचे होता है जो आधार होता है, ठीक है। लंब और आधार दिया गया है, आपको कर्ण चाहिए। कर्ण भुजा भी मैंने आपको निकाल के दिखाई है, जब 3 और 4 थे तो 5 आ रहा था। अभी सिखाया ना मैंने, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 से 5 बाहर निकल गया था, अभी मैं करके दिखाया हूँ, किया हूँ ना एक बार आपको, जब ये वाला दिखा है जहाँ पे 3 और 4 दिया था, ये 5 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर्ण भुजा कितनी आएगी, 5 ही तो आएगी ना, कोई दूसरा थोड़ी ना क्वेश्चन है। अब देखो हमें चाहिए 4, ये साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा ये कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 4 है, यहाँ पर रखेंगे कर्ण 5, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो यहाँ पर इसमें दोनों में क्या अंतर है, केवल माइनस प्लस का। तो सारी वैल्यू वैसे ही होंगी आपकी 3/5, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही होगा, क्योंकि सेम चीज़ लिखी है ना।
तो क्या लिखने की होता है, देखो ये 5 से ये 5 काट दो, ये वाले 5 से ये वाले 5 काट दो, मतलब ये 5 से ये वाला 5, ये वाले 5 से ये वाला, सारे 5 कट चुके हैं बटे वाले। अब इसमें क्या कर दो, देखो इस 4 से इस 4 को भी काट दो, इस 4 को इस 4 से भी काट दो, तो या ऊपर बचा क्या 3, 1, नीचे बचा 3 + 1, 3 - 1, 3 3 + 1, तो 3 से अगर 1 घटाएंगे तो ये आएगा 2, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1/2। अब ऐसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखोगे तो इसको भी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/sec, 1/cos ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। और ऐसे ही ये tan को लिख सकते हैं sin a/cos ए, क्या लिखेंगे sin a/cos ए। और ये हमारा साइन है 1 - sin a, तो आपको लिखा ही लिखा मिल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं ना यहाँ तक। अब देखो दोनों के जो हर हैं बराबर हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं नहीं cos a, केवल और केवल cos a, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं। ये हर बराबर हो गए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बचेगा क्या 1 + sin a, इतना ही बचेगा ना। तो ये हो गया आपका, देखो ये कोष्टक ही मैं यहीं पे लिख दूँ 1 - sin a, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसका देखो 1 + sin a, 1 - sin a, इसका मतलब दोनों गुणा करेंगे तो वो वाला सूत्र लगेगा a² - b² वाला। एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b, तो ये हो जाएगा 1 - sin² बटे में cos a, तो पहले से ही था। अब देखो sin स्क्वायर 1 - sin² a बराबर क्या होता है cos² a, और बटे में क्या था cos² a। काटेंगे तो केवल क्या बचेगा, केवल cos a बचेगा, क्योंकि डबल बार cos² थे, एक बार कट जाएगा तो एक बार cos a बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, देखो मैं कोई भी तरीका बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब 15वां क्वेश्चन देखो, देखो बिल्कुल आसान है ये कह रहा है हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए यदि हमें पता है कि त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर देख बता रखा है, और त्रिज्यखंड का जो कोण है इतना डिग्री, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए मैं क्वेश्चन इसको पहले देखा था कि मुझे क्वेश्चन रॉन्ग लगा था। क्यों लगा था मैं देखूँ, खुद यूपी बोर्ड में जारी किया है, भले ही मैं मानता हूँ कि अच्छी है, गलत बात नहीं है। तो ये उसने क्या किया था, θ/360 πr², यही सूत्र तो होता है आपका। अगर यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 की कहीं पर झलक दिखनी चाहिए ना, 7 की झलक ही नहीं है। और चलो मान लिया एक बार हमने 7 रख दिया तो भी यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो θ/360 है ना πr², तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और नहीं हो रहा तो चेक कर ले, देखो यहाँ पर भी r एक बार लिखा है, यहाँ पर भी r एक बार लिखा है, पाई भी रखा है, पाई भी रखा, पाई भी रखा, 7 कहाँ गया फिर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए थी, केवल सूत्र पूछा जाना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। यदि बता देता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और कोण थीटा है तो बताता, तो पूछ लेता। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है एक सुराही जो बनी होती है उसमें किस किस चीज़ का संयोजन होता है। देखो सुराही में एक बेलन लगा होता है ऐसे, उस बेलन से यहाँ पे आपका ठोस गोला लगा होता है। क्या, एक बेलन और एक गोला, दो चीज़ लगी होती कि नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा कि एक बेलन लगा होगा और एक गोला लगा हुआ होगा। क्लियर मेरी बात। तो 16वां क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। अब ये कह रहा है 1 से लेकर 10 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य मतलब समांतर माध्य क्या होगा। जब भी कभी आपको लगातार दे 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याएं विषम हैं, तो पहली विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी, और लास्ट वाली जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। यही तो होगी ना। धनात्मक विषम संख्या 1, फिर 3 आएगा, 1 फिर 5 आएगा, फिर ऐसे 7 आएगा, और फिर लास्ट में आपका 9 आएगा। इसके अलावा कोई विषम संख्या इसके बीच में मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। अब देखो जब भी ऐसे कैसे निकालने के लिए दिया जाए आपको, तो आपको पहले वाला टर्म उठाना है और लास्ट वाला टर्म उठाना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 1 + 9/2, ठीक है, 2 का भाग दे देना है। 10/2 मतलब आपका ऑप्शन आएगा 5, तो ये सही हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते, पदों का योग बटे पद संख्या, इनका सबको जोड़िए फिर 5 से भाग दीजिए, आएगा उतना ही आपका। ठीक है, इनको सबको जोड़ो, 35 आ रहा है, देखो कितना आ रहा, 25 आ रहा है। इनको सबको जोड़ो, 25 आ रहा, 25 में आप यदि भाग देंगे 2 2 4 1 5 का, 5 में फिर 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको शुरू का अंक लास्ट का अंक उठाना है और भाग दे देना है।
अब देखो यहाँ पे वैसे ही आपका ये क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन कि माध्यिका चाहिए। देखो ये क्रम में लिखा है कि नहीं, पहले 13 है, फिर 15, 16, 17, 18, नहीं 19, 20। इसका मतलब आरोही अवरोही क्रम में पहले से रखा, केवल हमें माध्यिका चाहिए। माध्यिका का मतलब है स्टार्टिंग के दो पद, लास्ट के दो पद। अब बचे कितने, तो ये दोनों बीच में। अब हम माध्यिका का निर्णय नहीं कह सकते हैं, जो बीच वाले पद होते हैं वही माध्यिका होती है, ये मान के चला करो। तो बीच में दो पद पड़ रहे हैं ना, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना, 7, 6, 13, 3 और 1, 1, 2 हो जाएगा। 1, 1, 2 और 3, 33/2। 2 से भाग देना है। 33/2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। क्लियर मेरी बात। अब कह रहा है कुछ प्रेक्षणों का माध्य इतना है, बहुलक इतना है, तो माध्यिका क्या होगी। तो बहुलक बराबर एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। क्या, 3 माध्यिका। माध्यिका में 3 का गुणा माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ठीक है, ये एक सूत्र होता है। तो बहुलक का मान आपको 45 पहले दे रखा है। ठीक है, और आपको दे रखा है 3 माध्यिका। 3 माध्यिका, माध्यिका का मान भी आपको निकालना ही है, तो माध्यिका यहीं पे रखेंगे। ठीक है, और माध्य 2 माध्य, देखो 2 गुणे माध्य, माध्य का मान 27 है। 27 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 57। डायरेक्ट लिख देते हैं हम। अब ये इधर माइनस में, इधर जाके काहे में हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा 3 माध्यिका बराबर, ये उधर प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा 99। जोड़ो पहले 54 को और 45 को जोड़ो, 99 आएगा। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा आपका, 99 में आप 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये गुणे में था, इधर भाग में आ जाएगा। 3 3 को 9, 3 3 को 9, तो उसका मतलब 33 आ रहा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। अब ये देखो 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी के लिए, कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। 3 से छोटी विषम संख्या क्या होती, पासा फेंका जाए तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 है। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 है, तो 6 बटे में रखा जाएगा। अब 3 से छोटी विषम संख्याएं कितनी है, 3 से छोटी, देखो 3 से छोटी विषम संख्या केवल और केवल आपकी 1 है, नहीं तो ये 2 सम है तो 1 है। ठीक है, तो 1/6, 1 का मतलब 1 नहीं, 1 बार है, केवल एक ही संख्या है, एक ही संख्या है, तो 1/6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखो ये वर्णनात्मक प्रश्न है, इनका सैल्यूशन आप स्वयं से करेंगे कि स्पष्ट कीजिए कि ये 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या, दोनों में से देखो ये प्लस लगा है, दोनों कॉमन में ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको कॉट थीटा दिया गया है इतना बड़ा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा एक तरीका अपनाना, आप थोड़ा सा इसको आप गुणा करवा लेना, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, एक कोष्ठक में प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, तो क्या होता है 1 माइनस, यही तो होता है ना, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। ऐसे बटे में भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो थोड़ा सा मेरे दिमाग से चलो, अगर ये 1 माइनस साइन ए है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अगर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा ना। अब ये कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बटे क्या होता है, ये होता है आपका कॉट स्क्वायर ए, यही तो होता है सूत्र, यही होता है ना सूत्र। अब देखो हमें कॉट की वैल्यू पहले दे रखी 7/8 है। ठीक है, तो अब इस संख्या का वर्ग कर देंगे। देखो हमें कॉट की वैल्यू दे रही है, पर यहाँ पे कॉट का वर्ग लिखा है, तो इसका भी वर्ग करेंगे तो 7 7 49 8 8 64। ठीक है, तो 49/64 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं आप। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लंब कर्ण आधार कर्ण यहाँ पे रखेंगे, हल करेंगे, ये टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और ये देखो 2 घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन इतना है, संलग्न फलकों के मिलाने वाले एक ठोस बनाया जाता है, तो प्रत्येक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इनमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक घन है जिसका आयतन इतना है, आयतन का मतलब a क्यूब का मान दिया गया है, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब ही तो होता है ना, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 16 64, a का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही तुम्हें एक घन, ये जो देख लो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्या है, घन है, ये ऐसे मान लेता हूँ मैं इसको, ये एक घन है, इसमें एक और घन ऐड कर दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक घन और ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे एक घन ऐड कर दिया जाएगा, तो ये लंबाई आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, 4 से 4 8 हो जाएगी, और यहाँ पर से ये आपकी लंबाई जो यहाँ तक की है ये 4 ही रहेगी। ठीक है, ये तो लंबाई 4 ही रहेगी, 2 घन को आपको जोड़ दिया है तो यहाँ तो लंबाई 4 रहेगी। और आपकी जो इसकी ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी, देखो लंबाई चौड़ाई तो हो गई, एक होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो भी 8 रहेगी,
केवल एक चीज़ चेंज, दो चीज़ चेंज होंगी और एक चीज़ सेम रहेगी। अब इसमें से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, घना आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में एल बी गुणे बी एच और प्लस एच एल, यही होता है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ऐसे और ऊंचाई गुणे लंबाई, ऐसे कर लेंगे इसको सॉल्व। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 1 का घ नंबर। तो ऐसे ही इसका भी सॉल्यूशन करना है। इसका समांतर माध्य निकाल लेना किसी भी विधि द्वारा, आप पग विचलन विधि लगा लेना या सिंपल विधि जो होती है उसको लगा लेना। अब देखो इसका अनुपात में विभाजित करते ही अनुपात ज्ञात करना होगा, जो m1 अनुपात m2 होता है ना, ये ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो कर लेंगे इसको। अब देखो ये बिंदु है, समदूरस्थ है, x और y के संबंध ज्ञात करना है। देखो इसको हल करोगे तो x + y 2y ऐसे कुछ नाम देकर ये 0 आ जाएगा। ऐसे कुछ सॉल्यूशन करेंगे इसमें तो ऐसी संबंध आ जाएगा, उस संबंध को रखेंगे। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 5 खंडों का हल का चाहिए हमें। देखो क्वेश्चन तो हमें 6 दिए गए हैं, बट हल कितने का करना है, 5 का करना है। ठीक है, और यहाँ पे सभी करने थे, अब यहाँ पे केवल 5 करना। देखो का, खा, गा, घा, अंगा और अंगा हो गया और चा हो गया, इतने सभी दिए गए हैं, बट हमें सोल्यूशन कितने का करना है, सोल्यूशन हमें केवल और केवल कितने का करना है, केवल 5 का करना है। तो देखो बहुपद दिया गया, इसके शून्य के और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, सत्यापित कर लेना है। ये बहुपद के चैप्टर का आपका 4 अंक का क्वेश्चन है। ऐसे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब x² - y² बराबर 180 है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे इस सवाल को भी। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त का व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा के समांतर होता है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा के बीच में स्पर्श कोण मिलाने वाले रेखाखंड के पर आंतरिक कोण संपूर्ण कोण होता है। ऐसे मतलब इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेना आपको। और ये देखो ये प्रायिकता चैप्टर से भी आपका क्वेश्चन आया है, और फिर आपका ये बारंबारता फिर दिया गया, बंटन के माध्यक दिया गया है, माध्यक दिया गया है। केवल आपको क्या करना है, योग भी दिया गया है, आपको x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको जो क्वेश्चन ना आए उसको छोड़ देना है, जो आ जाए उसको कर लेना है। तो ऐसे ही चलो अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं लास्ट में। ये देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या है, अथवा सिस्टम होता है। ये 6 अंक के हैं, तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को उलटने पलटने पर बनी संख्या का योग ये है। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पलटने पर जो आएगा योग वो इतना है, और संख्याओं के बीच में अंतर x - y बराबर 2 है, और ये 10x + 10y + x जो भी है आपका, और उसके पलटने पर जो योग है उसको 66 के बराबर कर दिया है। केवल थोड़ा सा सवाल करना है। ये देखो नूरी की आयु जो आपके खुद NCERT में दिया है, इसको देख लेंगे। बहुमंजिल ये वाला, ये देखो दोनों चैप्टर, ये किस चैप्टर का, ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का चैप्टर है। ठीक है, और ये देखो आपके जो दोनों क्वेश्चन आपके लिए वहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है। किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का और सॉल्व कर लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तुम्हें खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत।